हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है। हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और लेसन नंबर जो 1 है उसका हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा अपने डिजिटल बोर्ड पर। तो हम पिछले लेक्चर में जो था अभी तक ये सारी चीजों को आपका देख चुके थे, पढ़ चुके थे कि कहाँ कहाँ पर किस समय का है। अब मिर्च वगैरह अमेरिका से आई है, होमो सैम्पियस का जन्म हो चुका है, और आलू मिर्च ये कैलवा वगैरह, और मैक्सिको की खाड़ी के लोग अल्मेडा वस्तिक और शिल्पकार मूर्तिकार हो चुके हैं, और चित्रात्मक जो लिपि है उसका भी जो विकास है वो आपका हो चुका है। और इन सारे डेवलपमेंट को आप अच्छे से देख रहे हैं क्योंकि ये सारे डेवलपमेंट आपके सामने हैं। अब हम इसी में पहला विषय में हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन को अब हम देखते हैं। कायदे में तो मेरे हिसाब से चैप्टर अब शुरू होगा, लेकिन वो हमने एक पहला प्राइमरी चैप्टर था जो हमें पढ़ना जरूरी था। क्या क्या हुआ इसके विषय में हमने पढ़ा। ठीक, अब हम देखते हैं और इसको शुरुआत करते हैं कि भाई कैसे कुछ हुआ। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। फरात और दजला, जिनको हम दजला फरात या फरात दजला कहते हैं, ठीक, नदियों के बीच में प्रदेश, आजकल इसको इराक राज्य कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, दजला और जो फरात नदी है, या कह लीजिए फरात और दजला जो है, इराक जो गणराज्य है, रिपब्लिक है, उसमें एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर आप मिडल ईस्ट कंट्री को देखोगे, और आजकल तो बड़ा चला हुआ है, तो आप इराक, ईरान, बगदाद, क्या है, इराक, ईरान, ओमान, ठीक, बहरीन, इन सब थोड़े देश को अगर आप देखोगे तो मैप में आपको बड़े अच्छे से सारी जगह उनका एक एक लोकेशन आपको सब अच्छे से दिखाई देगा, और उनकी लोकेशन को आप अच्छे से देख सकते हैं कि किधर किधर इनकी लोकेशन है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें आपका मेसोपोटामिया की जो आपकी सभ्यता है, संपन्न हुई शहरी क्षेत्र, गणित, खेल और मेसोपोटामिया का लेखन शैली, प्रमाण साहित्य और पूर्व माध्यमिक सागर में सीरिया तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ क्षेत्र हमको दिखाई देगा, और बहुत सारे क्षेत्र, और मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि भी हम पढ़ और लिख सकते हैं। शहरी जीवन के प्रयास और तमाम सत्प्रयास और प्रतिकूल प्रभाव हमें इसमें दिखाई देंगे। अभिलेखित इतिहास के आरंभ में इस प्रदेश में हमें शहरीकृत दक्षिणी भाग, जिसके निचले आपका सुमेर और अकदन कहा जाता है, ये 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन में एक महत्वपूर्ण शहर बना तो दक्षिण एशिया को बेबीलोन कहा जाने लगा। 1100 ईसा पूर्व में आयसारियाई उत्तर में अपना एक राज्य स्थापित हुआ जिसको असीरिया कहा जाने लगा। प्रदेश में जब सुमेरियन भाषा थी तब धीरे धीरे आपका 2400 के आसपास अकादमिक भाषा खुली और आपका सुमेन भाषा का स्थान ले लिया। अकादिक सिकंदर भाषा में 336 से लेकर 323 तक आपका पर्वतनीय फली फूली, और धीरे धीरे अर्कमाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ, और यहीं से आपका हिब्रू मिलती जुलती भाषा व्यापक रूप में हमको दिखाई दी। तो अरमाइक लिपि से ही शुरुआत हुई और यहाँ से हिब्रू जो भाषा निकली है, क्लियर है, जिसे बेसिकली आज ही तारीख में यहूदी लोग बोलते हैं हिब्रू भाषा, वो अरमाइक भाषा की शुरुआत है। आपने देखे होंगे एशिया माइनर में अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं वो सब तो किस भाषा में लिखे, अरमाइक भाषा, यानी कि शुमेरियन थी। ठीक, असीरिया जो असीरिया यानी कि जो सीरिया का क्षेत्र है उसको असीरिया कहा गया है, उसमें सुमेरियन यानी कि सुमेरी भाषा थी, और वहां के लोग अगधी भाषा बोलते थे, या अगधी सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। फिर धीरे धीरे आपके सिकंदर के समय चीजें फैली फूली और इनमें कुछ परिवर्तन आए। उन सारे परिवर्तन को आपने यहाँ एक एक करके आप इनको देखोगे, पढ़ोगे कि क्या परिवर्तन थे। क्लियर है, हो गया। आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और अब देखिए मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज में शुरुआत में 1840 के दशक में हुई। यहाँ पर एक दो स्थल है, उरक और मारी, जिनकी आगे चर्चा करेंगे। उत्खनन के दौरान दशकों में भारत में भी इन स्थान में लंबे अरसे तक खुदाई रही। कह रहे भारत के भी बहुत सारे स्थल रहे जहां पर आपका बहुत लंबे समय तक आपकी खुदाई रही और हमने उन खुदाइयों को देखा। ठीक,
इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हमें इतिहास के स्रोत के बारे में सैकड़ों संख्या में मूर्ति, आभूषण, कवर और औजार और आपके मुद्राएं मिली हैं, बल्कि इनकी संख्या लिखित दस्तावेज का अध्ययन करती है। यूरोप वासियों ने मेसोपोटामिया एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट इसका संदर्भ करता है। यानी कि उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि सिमरा का एक उल्लेख है, जिसका सुमेरियन ईंट से बना शहर की भूमि है। यूरोप के यात्री द्विजन मेसोपोटामिया की तरह ही अपने पूर्वजों को भूमि मानते हैं। क्या जो उनके पूर्वज हैं वो क्या उनको भूमि मानते हैं। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट ने सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भाई कैसा रहा है, आखिर में है क्या। इन सबको सत्य का जो है आपका सिद्ध करने का प्रयास किया कि क्या सच था, क्या सच नहीं था, ये दिखाने का उन्होंने आपका प्रयास किया है। ठीक है, देख लिया। 19वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया के अतीत की खोज ने हजारों में उत्साह थे और कभी कम नहीं हुआ। सन 1873 में ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा म्यूजियम के प्रारंभ में एक खोज की गई और अंत में मेसोपोटामिया की एक ही पट्टी की खोज हुई और जिसका आंकलन हुआ 1960 के दशक में। समझा जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी के अक्षर स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन अतीत अपने ढंग से अभिव्यक्त करता है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीक अधिक उन्नत और परिष्कृत हो गई। इसके अलावा विभिन्न पहलुओं को हमने ध्यान में देखा, यहाँ तक कि कई लोग आज भी कल्पना करते हैं और बाइबल की कहानियों को अक्षरार्थ उनकी सच्चाई और उनके प्रमाण के रूप में हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? अब आप काला सागर को देखिए और इधर आप कैस्पियन सी को देखिए, इधर आप अरल सी को देखिए। ठीक है, ये सीरिया है, ठीक है, ये ईरान है और ये है फारस की खाड़ी। क्लियर है? ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर, ये है टर्की, ये है दजला और ये है फराद। और दजला और फराद के बीच में ही शहर है इराक, जिसको मोटोपोटामिया में कहा। ये जगह है बेबीलोन, उरक और क्लियर है, और यही है हमरूज। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जहां पर ये सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता फली और फूली है। क्लियर है? ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। अगर ज्योग्राफी में आपसे पूछ लिया जाए कहां पर है, तो ये क्षेत्र आपको यहां पर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़े। अब मेसोपोटामिया का थोड़ा भूगोल को समझने का प्रयास करते हैं कि जो मेसोपोटामिया का भूगोल है वो कैसा है। इराक भूगोल विविधता का देश है। पूर्वत में हरे भरे और ऊंचे मैदान हैं जो कि हिम आच्छादित रूप में फैले हैं। यहाँ पर झरने, जंगली घास फूस और पर्याप्त बसरा हो रही है। 700 से 600 ईसा पूर्व के बीच खेती हो रही है। भूमि स्टेपी घास के मैदान है, पशुपालन की खेती है और आजीविका का अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा में भेड़ बकरी उगाने वाली छोटी मोटी झाड़ियां और घास अपना भरण पोषण है। दार्जिलिंग सहायक नदी है, इराक की पहाड़ियों में प्रवेश करती है और इन सबको हम लोग आपका देखते हैं। और लेखन प्रणाली का दो प्रभाव देखेंगे। रेगिस्तान के शहरों के लिए भरण पोषण का आपका साधन बन सकती है, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तर पहाड़ से निकलकर उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती हैं। इन नदियों में बाढ़ आती है और इनकी सिंचाई के लिए आपका नाम लिया जाता है और उपजाऊ मिट्टी ही वहां जमा हो जाती है। कह रहे जो उपजाऊ मिट्टी है वो सारी चीज वहां आपकी जमा हो जाती है और आप उसको देखते हैं। तो दजला फराद ये आ रही हैं और इस क्षेत्र को आपका भरती हैं, इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं और इस क्षेत्र को ही फर्टाइल बनाती हैं। तो किसी भी क्षेत्र की ज्योग्राफी में आपकी नदियां बड़ा योगदान करती हैं। आप देखते हैं कि गंगा यमुना का जो दोआब है, उस गंगा यमुना के दोआब में बड़ा महत्वपूर्ण क्या है कि आपका उस गंगा यमुना के दोआब में महत्वपूर्ण विषय ये है कि जहां पर ये दोआब नदियां हैं वहां पर अपने साथ लाए गए बाढ़ से आपका गाद को काटकर ये नई जलोढ़ मिट्टी का जमाव करते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी की वजह से क्या होता है, वहां पर आपका नई उपजाऊ मिट्टी आती है जो उस क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी साबित है। क्लियर है? कैसी है? इस क्षेत्र के लिए
और ये जो है ये क्षेत्र बड़ा उपयोगी है। चलिए आगे देखें। अब कह रहे हैं कि जो फरात नदी है रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ती है और कभी कभी ये धारा बाढ़ आती है और पुराने जमाने में धारा सिंचाई के नहरों का काम करती है। आवश्यक पड़ने पर गेहूं, जौ, चावल, मटर, मसूर की खेती की सिंचाई की जाती है। सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली करती है। कैसी है? उपज देने वाली करती है। वहां फसल उपजाने के लिए एक आवश्यक और कुछ कमी है। खेतों के अलावा यहाँ पर भेड़, बकरी, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तर पहाड़ियां, ढाल और ये सारी चीजें हमको यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें आप देखेंगे भारी मात्रा में मांस, दूध, दही, फल, छिलके ये सब दिखाई देते हैं। और गर्मियों में खजूर के पेड़ और बाप के पिंड खजूर मिलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर गर्मियों में खजूर में खूब बड़ा फल होता है जिसको हम पिंड खजूर कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर हुआ है। कह रही ये बात ध्यान रखना, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ की जो ग्रामीण लोग हैं उन्हीं के बल पर ही सब कुछ विकास हुआ है। और जिसके बारे में हम इन कारकों को हम बारी बारी से आपकी चर्चा करेंगे और बारी बारी से आपकी चर्चा कर कर इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग आपका देखेंगे और ध्यान देंगे। क्लियर है कि आखिर में यहाँ पर कैसे इन सभी जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, इन्होंने कैसे इसको डेवलपमेंट किया है, क्या इनका प्रयास रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो ये आपको देखना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार। चलिए देख लिया। अब बात है शहरीकरण का महत्व। क्या महत्व हुआ, कैसे कुछ बढ़ा। शहर और नगर बड़ी बड़ी संख्या में लोग रहने लगे और वह स्थान नहीं थे जहां पर अर्थव्यवस्था और खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त और गतिविधियां जो हैं वो भी विकसित होने लग गई थी। कह रहे जो गतिविधियां हैं वो कैसी थी, वो आपका विकसित होने लग गई थी। जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगे और ऐसी स्थिति में कस्बे इकट्ठे होकर फायदेमंद सिद्ध हुआ और विशेषतः अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन, व्यापार, संतुलन और तरह तरह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आत्मनिर्भर रहे। नगर और गांव के लोग द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ा। आपस में लेन देन रहते रहे। उदाहरण के लिए पत्थर की मूर्ति बनी। पत्थर को उत्कीर्णने के लिए कांसा और औजार की जरूरत पड़ती है जो स्वयं के औजार नहीं बना सकते। वे आपके मुद्राओं के लिए रंगीन और पत्थर कहाँ से प्राप्त करेंगे, विशेषकर इनकी जानकारी हुई और वहाँ व्यापार करना आसान जाते हैं। कांसे के औजार भी सभी धातु, तांबा, राम, टिन खुद आपका नहीं था और उनके साथ ही ईंधन के लिए हरदम लकड़ी, कोयले की जरूरत होती थी। इस प्रकार आपका श्रम विभाजन, डाइवर्जन ऑफ लेबर, शहरी जीवन की विशेषता बन गई। क्या होगी शहरी जीवन की विशेषता? डाइवर्जन ऑफ लेबर। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार से ये सारी विशेषता बनी है और ये विशेषता हमारे सामने आएगी। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए देख लीजिए कैसे कैसे करके सब क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे डाइवर्जन बना, ये आपको सोचना है। क्लियर हुआ? अब देखिए, मेसोपोटामिया के प्राचीन महानगरों में कांस्य युग यानी कि चाकोलिथिक एज में 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था और कांसे और तांबे और रांग के मिश्रण से बनाई थी। कांसा, तांबा और रांग। कांसे में इस्तेमाल का मतलब था दो धातु दो दूर से बढ़ाई जाती थी। एक छेदने का काम, पत्थर की उरेकने का काम, ये सारी चीजें पड़ती थी। और मेसोपोटामिया के हथियार, ये सारी चीजें भले ही थे, इनको हम इसमें आपका देखते थे और एक एक करके हम लोग आपका बात करते थे कि किस प्रकार से ये सारी चीजें थी और ये सारी चीजें होती थी। क्लियर है? तो शहरीकरण का महत्व किसके रूप में सामने आ रहा था, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। क्लियर है कि शहरीकरण क्या है, किस प्रकार से बढ़ रहा है शहरीकरण, ठीक, और ये सारी चीजें।
देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाएं। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था, शहरी ग्रामीण व्यवस्था, इन चीजों की लकड़ियां जरूरी, यहाँ के भंडार, यहाँ की आवश्यकता, गांव के पदार्थ, इन सब चीजों का हमने संग्रहण और संवहन के विषय में बात करी। क्या उनकी जरूरत पड़ती है, कैसे इनके साथ तालमेल बैठाया। और मुद्रा को काटने केवल आपके पत्थर का ही प्रयोग नहीं था, बल्कि औजार को आपके तराशने और कैसे उनके तराश कर उनको पालन करने, इस तरह की सारी चीजों को हम इसके अंतर्गत आपका देखा और एक एक करके हमने इसमें बात भी कर ली थी। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आप लोग घर जाकर इसको रिवीजन करिए। धन्यवाद।